हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के गणित के एड ग्रेड में अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के समस्त प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अपना वीडियो का अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और आप किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहते हैं, ये भी कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एड ग्रेड में शुरुआत में कुछ 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दी गई हैं जिनसे संबंधित प्रश्न हमें इस अध्याय में देखने को मिलेंगे। जैसे औसत या माध्य से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे जिसमें हम सभी आंकड़ों को जोड़ देते हैं और जितने आंकड़े या प्रेक्षण हैं उतने से भाग दे देते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। आगे हम प्रसार से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, प्रसार या परिसर, जिसमें हम दिए गए प्रेक्षणों में सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटा देते हैं तो हमें प्रसार या परिसर या रेंज प्राप्त हो जाती है। इसके लिए हम आंकड़ों को पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं और सबसे बड़े मान में सबसे छोटे मान को घटा सकते हैं, या आप सीधे भी सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान का अंतर निकाल सकते हैं। फिर बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में सबसे ज़्यादा बार आने वाला प्रेक्षण होता है। जैसे कोई प्रेक्षण है जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी पुनरावृत्ति होती हुई है तो वही प्रेक्षण हमें बहुलक के रूप में प्राप्त होता है या उसे हम बहुलक कहते हैं। फिर माध्यक या मीडियन, इसमें पहले हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं और फिर बिल्कुल बीच के मान को हम सिलेक्ट करते हैं जो कि दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक होता है। यदि बीच में 2 प्रेक्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं, मतलब प्रेक्षणों की संख्या सम संख्या में है, तो हमें बीच में कोई एक मान ना प्राप्त होकर 2 मान प्राप्त होंगे। तो हम दोनों मानों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमें बिल्कुल बीच का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार दंडालेख से संबंधित भी प्रश्न हम करेंगे जिसमें हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर मान लेकर दिए गए आंकड़ों के आधार पर हम दंड यानी कि जो जिसे आप सरल भाषा में बिल्डिंग कह देते हैं वो बनाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये चित्रालेख का है। विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है। तो हमें एक सारणी दी गई जिसमें वर्ष और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। 2016 में 40 विद्यार्थी हैं, 2017 में 30, 2018 में 35, 2019 में 25 और 2020 में 20 विद्यार्थी हैं। और जो एक चित्र है वह 5 विद्यार्थियों को दर्शा रहा है। तो इसका प्रयोग करते हुए हमें एक चित्रालेख बनाना है। तो जब एक चित्र 5 विद्यार्थियों को दर्शा रहा है तो 40 विद्यार्थियों के लिए हमें चित्र बनाने हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया हो। यहाँ पर मैंने वर्षों को यहाँ दर्शा दिया है और विद्यार्थियों की संख्या को इधर। अब चूँकि बात आती है कि 40 विद्यार्थियों के लिए हमें कितने चित्र बनाने हैं, तो 40 और एक जो चित्र है वो 5 विद्यार्थियों को दर्शा रहा है तो हम 5 से भाग दे देंगे। तो 5 अट्ठे 40, यानी हमें 2016 में 8 चित्र बनाने पड़ेंगे। तो ये मैंने 8 चित्र बनाए हैं। दूसरे 2017 में 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थियों के लिए हमें कितने चित्र बनाने हैं, इसके लिए भी हम 30 में इस 5 से भाग दे देंगे। तो 5 छिका 30, यानी हम कुल 2017 में 6 चित्र बनाएंगे। इसी प्रकार 2018 में 35 विद्यार्थी हैं तो 35 में हम पुनः 5 से भाग दे देंगे तो भाग जाएगा 7 बार, यानी हमें 2018 में कुल 7 चित्र बनाने हैं। तो इस प्रकार आप विभिन्न वर्षों में चित्रों को इस प्रकार भाग देकर बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरों को भरिए। तो हमें यहाँ प्रश्नों को पढ़ना है और जिस क्रम का उत्तर सही होगा
उस क्रम के गोले को हमें भरना है। तो पहला प्रश्न है, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर कहलाता है। तो हमने अभी अभी देखा कि सबसे बड़े प्रेक्षण और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर प्रसार, परिसर या रेंज कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसार। आप ये बी नंबर के गोले को पेंसिल की सहायता से पूरा फिल कर देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए हैं का बहुलक है। तो बहुलक की भी चर्चा हमने अभी अभी की कि दिए गए प्रेक्षणों में जो प्रेक्षण सबसे ज़्यादा बार आता है वह बहुलक कहलाता है। तो आप देख पा रहे हैं दिए गए प्रेक्षणों में 23 की पुनरावृत्तियाँ 3 बार हुई है, बाकी अन्य किसी प्रेक्षण की पुनरावृत्ति इतनी या इससे ज़्यादा बार नहीं हुई है। तो दिए गए प्रेक्षणों का जो बहुलक है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23। और आप इस सी नंबर के सर्कल को पूरी तरह से पेंसिल से भर देंगे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। तो ये भी हमने अभी अभी देखा था, इसे माध्य या औसत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यहाँ बी नंबर के सर्कल को फिल कर देंगे। फिर आप ये कोशिश ऐसे करेंगे कि बिल्कुल बीच में फिल हो और पेंसिल बाहर ना निकले इसमें। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है, यहाँ पर भी हमें कुछ आंकड़े दिए गए का माध्यक होगा। तो माध्यक या मीडियन निकालने के लिए हम पहले दिए गए प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो मैंने इन दिए गए प्रेक्षणों को यहाँ आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है, बढ़ते क्रम में। अब आप देख पा रहे हैं ये सारे कुल मिलाकर 7 आंकड़े हैं। तो 1, 2, 3 आंकड़े इस तरफ हैं और 3 आंकड़े इस तरफ हैं। बीच में जो आंकड़ा आ रहा है वह है 25। तो जो माध्यक होता है वह बिल्कुल बीच का मान होता है। तो ये आंकड़े विषम संख्या में दिए गए थे, इसलिए हमें बीच में केवल एक आंकड़ा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 25 इसका सही है। यदि दिए गए प्रेक्षण सम संख्या में होते, यानी 7 के स्थान पर 8 होते, तो हमें बीच में कोई 2 मान मिलते, यानी 25 के साथ एक मान और मिलता, तो हम उन दोनों मानों को जोड़कर 2 से भाग दे देते, तब हमें माध्यक प्राप्त होता। चूँकि यहाँ आंकड़े विषम संख्या में, इसलिए हमें केवल एक ही मान प्राप्त हुआ है। अब आते हैं हम अगले बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5वां है, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। तो औसत निकालने के लिए हम पहले आंकड़ों को या प्रेक्षणों को जोड़ते हैं और उतने से भाग देते हैं। तो औसत निकालने के लिए हमने सभी प्रेक्षणों 1 से लेकर 11 तक को जोड़ लिया है और 11 से भाग दिया है। तो हम जोड़ते हैं तो 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45, 10 55 और 11 66। इनका योगफल हो गया 66 और बटे में ये 11 है ही, तो 11 1 11, 11 6 66, यानी औसत आ जाएगा 6। औसत आ गया 6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब आते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नीचे है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 6 है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने अभी अभी ज्ञात किया था, हमें अब यहाँ अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, इसके अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें, इन संख्याओं के केवल 2 भाजक होते हैं, एक तो 1 और एक वह स्वयं, इसके अलावा इनका तीसरा भाजक नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11। ये 5 प्रथम 5 अभाज्य संख्या होगी। अब इनका औसत निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे औसत बराबर आंकड़ों या प्रेक्षणों का योग बटे आंकड़ों या प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको जोड़ दिया है और 5 से भाग दे दिया है, तो योगफल आ गया इनका 28 और बटे 5। तो जो कि 28 में 5 से भाग देने पर आपको दशमलव उत्तर लाना आता होगा। इस प्रकार लाते हैं 5 25, क्योंकि 5 6 का 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 25 बच गया 3। अब 3 जो है 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ भागफल में दशमलव लग जाएगा और यहाँ 0। 5 6 का
30। तो 30 में से 30 गया तो बचा 0, इसलिए उत्तर आ जाएगा 5.6। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए हमें पहले इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। चूँकि ये आंकड़े अपने आप ही पहले से ही आरोही क्रम में लिखे हुए हैं, तो मैंने सिर्फ इन्हें ऐसे सीधा का सीधा उतार दिया है, क्योंकि ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। अब माध्यक के लिए हम देख रहे हैं कि बीच में हमें 2 मान मिल रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों की संख्या यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि सम संख्या में है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, यदि प्रेक्षण सम संख्या में होंगे तो हमें बीच में 2 मान मिलेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 आंकड़े इस तरफ हो गए और 4 आंकड़े इस तरफ हो गए, तो बीच में 2 मान बच रहे हैं। तो अब माध्यक निकालने के लिए हम इन दोनों आंकड़ों का औसत निकाल लेंगे, यानी दोनों को 2 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 76 और 81 भागे 2, तो ये योगफल हो गया 157/2, और भाग देने पर यह जाएगा 78.5। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। यहाँ पर भी हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर में हम उच्चतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटा देते हैं। तो उच्चतम प्राप्तांक है 18 और न्यूनतम प्राप्तांक है 2, तो 18 ऋण 2, तो ये परिसर या प्रसार या इसे कहें रेंज, यह जाएगा 16। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। यदि आंकड़े जो हमें दिए गए हैं 5 7 9 x 6 10 11 का माध्य 8 है, तो x का मान निकालिए। तो यहाँ पर हमें माध्य पहले से दे दिया गया है और एक आंकड़ा जो है वह अज्ञात है, तो हमें इस अज्ञात आंकड़े का या अज्ञात प्रेक्षण का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की या प्रेक्षणों की संख्या है वह कहलाता है माध्य। तो हमने प्रेक्षणों का योग कर लिया, जिसमें ये x भी शामिल रहेगा और टोटल जो कुल प्रेक्षण है वह है 7, और जो माध्य निकालते थे हम वो पहले से हमें दे के रखा हुआ है यहाँ 8। तो सभी प्रेक्षणों को जोड़ने पर 48 और धन x को धन में अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हमें x का मान ज्ञात नहीं है। तो 48 धन x बटे 7 बराबर में 8 ही लिखा हुआ है। तो इसका पक्षांतर हम कर देंगे तो ये भाग से गुणा में चला जाएगा, तो 7 हुआ 2 56। तो यहाँ बचेगा ये 48 धन x और बराबर में ये 7 हुआ 2 56 यहाँ आ जाएगा। अब चूंकि हमें x का मान निकालना है, इसलिए x को छोड़कर जो 48 धन में है उसका पक्षांतर उस तरफ कर देंगे, तो ये ऋण में हो जाएगा। तो x बराबर 56 ऋण 48, तो x का मान आ जाएगा 56 ऋण 48 8। तो यानी वह जो इन सभी आंकड़ों का जो माध्य है वह 8 है, और यहाँ x की जगह पर यह आंकड़ा 8 है। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। प्रश्न क्रमांक 10वां है, किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 10 है और किन्हीं 3 संख्याओं का माध्य 12 है, सभी संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सूत्र पता है कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या होता है, तो इसी सूत्र को हम पहले अलग तरीके से उपयोग करेंगे इसमें। चूँकि हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, लेकिन हमें इस प्रश्न में माध्य का मान भी पहले से दिया गया है और प्रेक्षणों की संख्या भी दी गई है, तो हम इससे निकाल लेंगे प्रेक्षणों का योग। तो हम ये कैसे निकालेंगे, हम ये प्रेक्षणों की संख्या का गुणा माध्य में कर देंगे, तो प्रेक्षणों का योग आ जाएगा माध्य गुणित प्रेक्षणों की संख्या। तो हमारे पास है कि 3 संख्याओं का माध्य 8 है, यानी संख्याएं हमें 3 पता है और उनका माध्य है 10, तो 3 और 10 का गुणा कर देंगे, तो इन तीनों आंकड़ों का जो योगफल हो जाएगा 10 इस सूत्र से। और इसी प्रकार अन्य 3 संख्याओं का माध्य 12 है, तो उन तीनों संख्याओं का योगफल हो जाएगा 3 गुणित 12 यानी कि 36। अब हमें 3 और 3 6 संख्याओं का कुल योग निकालना है और उसमें 6 से भाग देना है। तो सभी 6 संख्याओं का माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग जो किया जाएगा 30 धन 36, ये सभी 6 संख्याओं का योग हो जाएगा। और प्रेक्षणों की संख्या जो है 6 है, तो शुरू की 3 संख्याएं ये हो गई और बाद की 3 संख्याएं ये हो गई। तो 30 और 36 का योग हो गया 66 बटे 6, जो किया जाएगा 11।
यानी सभी 6 संख्याओं का जो औसत या माध्य है वह हो जाएगा 11। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। कक्षा 7 के 10 बच्चों का भार किलोग्राम में इस प्रकार है। तो हमें ये 10 बच्चों का भार दिया गया है और इसका हमें आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना है। तो माध्य के लिए तो हम क्या करते हैं, सभी आंकड़ों को जोड़ लेते हैं और आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं। तो हमें पता है ये 10 आंकड़े हैं, इसलिए 10 से भाग दिया है। तो सभी आंकड़ों को जोड़ने पर योगफल आया 394/10। तो जब भी हम दार्शनिक संख्याओं से भाग देते हैं तो जितनी एक के साथ शून्य होती हैं उतनी अंकों के पहले दशमलव लग जाती है। जैसे एक के साथ एक शून्य है तो दशमलव कहीं नहीं थी, मतलब आखिरी में थी, और ये एक शून्य की वजह से एक अंक पहले यानी 4 के आगे आ गई। तो ये उत्तर आ गया 39.4। अब इसी प्रकार हमें माध्य के बाद निकालना है माध्यक। तो माध्यक में हम पहले आंकड़ों को जमाते हैं आरोही क्रम में। तो मैंने आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लिया है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि बीच में बिल्कुल 2 आंकड़े आ रहे हैं, ये 38 और 38, क्योंकि 4 आंकड़े बाएं हाथ तरफ है और 4 आंकड़े दाएं हाथ तरफ। तो ये 2 आंकड़े बिल्कुल बीचों बीच आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों की संख्या सम है, 10 है, इसलिए 2 आंकड़े मिल रहे हैं। अगर ये आंकड़े विषम संख्या में होते तो केवल एक आंकड़ा बीच में मिलता। तो 38 और 38 ये दोनों बीच में मिल रहे हैं, इनका योगफल 56/2, तो ये हो जाएगा 28 किलोग्राम। यह जाएगा इनका माध्यक। और बहुलक के लिए आप जानते हैं कि जो आंकड़ा या प्रेक्षण सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वह दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 36 की पुनरावृत्ति 3 बार है, बाकी किसी भी प्रेक्षण की पुनरावृत्ति इतनी बार नहीं हुई है, इसलिए दिए गए प्रेक्षणों का जो बहुलक है वह 36 हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है, किसी कक्षा के 15 बच्चों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, आंकड़ों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ 15 बच्चों की ऊंचाई हमें अलग अलग सेंटीमीटर में यहाँ दी गई है और नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई क्या है। तो देख पा रहे हैं आप सभी आंकड़ों में सबसे जो ज़्यादा है वह है 154 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबे बच्चे की ऊंचाई 154 सेंटीमीटर। अगला है सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई क्या है। तो जो सबसे कम ऊंचाई दी गई है वह है 126 सेंटीमीटर। तो ये सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई है 126 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न तीसरा दिया है, आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर मतलब हम सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटाएंगे। तो सबसे जो लंबे बच्चे की ऊंचाई हमने अभी देखी वह है 154 सेंटीमीटर और सबसे छोटे बच्चे की ऊंचाई देखी 126। तो 154 में से 126 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा ये 28 सेंटीमीटर। और अब नीचे दिए गए दी गई ऊंचाइयों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक के लिए पहले हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा लिया है। अब हमें ये देखना है कि बीच में कौन सा आंकड़ा आ रहा है। तो चूंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि कुल आंकड़े 15 हैं, तो यानी कि 7 आंकड़े हमें एक तरफ मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 आंकड़े हमें दूसरी ओर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो जो बीच का आंकड़ा है 142, ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो ये दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक होगा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 142 सेंटीमीटर। तो ये दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक हो गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न 13 में दिया गया है, यहाँ पर हमें एक दंडालेख दिया गया है जिसमें नीचे एक्स अक्ष पर वर्ष लिखे हुए हैं और यहाँ ऊर्ध्वाधर या वाई अक्ष पर जिले का गेहूं उत्पादन 1000 टन में दिया गया है। और हमें कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें इस दंडालेख के आधार पर उत्तर देने हैं। तो इसमें नीचे लिखा गया है, नीचे दिए गए दंडालेख को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, दिया गया दंडालेख क्या जानकारी प्रदर्शित कर रहा है।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 वर्षों में या विभिन्न वर्षों में जिले का गेहूँ उत्पादन, है ना। यहाँ 5 वर्ष लिखे गए हैं तो आप 5 वर्ष लिख दीजिए, या विभिन्न वर्षों में जिले का गेहूँ उत्पादन। दूसरा है किस वर्ष में उत्पादन सबसे कम हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं वर्ष 2019 में यहाँ का जो दंड है वो सबसे छोटा है, तो 2019 में गेहूं का सबसे कम उत्पादन हुआ है, जो कि हुआ है 40,000 टन। इसी में फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया है किस वर्ष में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। किस वर्ष में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है, यानी पिछले वर्ष और अगले वर्ष में जो सबसे ज़्यादा अंतर है वह हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो वह हमें देखने को मिल रहा है 2020 में। 2020 में 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा अंतर आया है, बाकी इतना अंतर हमें कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ तो कमी हुई है, यहाँ वृद्धि कितने की हुई है ये देख लीजिए आप। यहाँ ये है 70,000 टन और ये 40,000 टन, यानी 30,000 टन का अंतर यहाँ आया है। यहाँ कमी हुई है, तो वृद्धि यहाँ देख पा रहे हैं आप, यहाँ 60,000 टन है और ये 50, यहाँ केवल 10,000 टन की वृद्धि हुई है 2021 से 22 में, लेकिन 2019 से 20 में 30,000 टन की वृद्धि हुई है। तो ये उत्तर आ जाएगा 2020 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है। फिर अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है इन 5 वर्षों में गेहूं का औसत उत्पादन क्या रहा। तो औसत उत्पादन के लिए हम सभी वर्षों के उत्पादन को जोड़ लेंगे, और चूंकि ये वर्ष संख्या में 5 हैं इसलिए हम 5 से भाग दे देंगे। तो 2018 में आप देख पा रहे हैं 50,000 टन, तो ये 50,000 टन लिखा हुआ है। दूसरे जो 2019 में है 40,000 टन, ये 40,000 टन लिखा है। ऐसे ही मैंने आगे के 3 वर्षों का उत्पादन भी ग्राफ की सहायता से, ये दंडाले की सहायता से मैंने लिख दिया है, और 5 से भाग इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सन कितने हैं, 5 वर्षों का डेटा है ये। तो 270 भागित 5 ये आ जाएगा 54,000 टन। फिर आखिरी प्रश्न है 2018 और 2022 के गेहूं उत्पादन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2018 में गेहूं का उत्पादन हुआ है ये 50,000 टन, और 2022 में गेहूं का उत्पादन हुआ है 60,000 टन। तो हमें 60,000 टन और 50,000 टन का अंतर निकालना है, जो किया जाएगा 10,000 टन। ये इन दोनों वर्षों की गेहूं उत्पादन का अंतर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है आंकड़ों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यहाँ आंकड़े दिए गए हैं और हमें दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो बहुलक आप देख पा रहे हैं जो आंकड़ा या प्रेक्षण सबसे ज़्यादा बार आता है वह बहुलक होता है। तो दिए गए प्रेक्षणों या आंकड़ों में आप देख पा रहे हैं 16 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है, 17 की और 15 की 2 बार हुई है। तो बहुलक हो जाएगा यहाँ 16। फिर दूसरा प्रश्न है बहुलक को 15 बनाने के लिए कोई 2 प्रेक्षण जोड़िए और आंकड़ों को लिखिए। तो 15 को बहुलक बनाने के लिए 15 की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होनी चाहिए, और 16 की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है और 15 की 2 बार हुई है। तो हमें 15 को बहुलक बनाने के लिए इसमें 15 को ही 2 बार जोड़ना पड़ेगा, जिससे इसकी पुनरावृत्ति 4 बार हो जाएगी। तो हम इन आंकड़ों को पहले जैसा कि तैसे लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा है मैंने 16, 15, 16, 16, 17 और 15। ये 17 आखिरी में यहाँ तक लिख लिया मैंने। और अब उन्होंने बोला है कि कोई 2 प्रेक्षण जोड़ना है, तो इसमें हम 2 बार 15 और ये 15 और जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर 15 की पुनरावृत्ति हो जाएगी 4 बार और नया बहुलक बन जाएगा 15। फिर अगला प्रश्न है आंकड़ों का औसत क्या है। तो औसत निकालने के लिए हम सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे और कुल आंकड़े हैं ये 7, तो 7 से भाग दे देंगे। तो सभी आंकड़ों को हमने यहाँ जोड़ दिया है और आंकड़े हैं 7, तो 7 से भाग दे दिया है। योगफल हो जाएगा 112/7, तो जो भागफल है वो हो जाएगा 16। अब आखिरी प्रश्न ने पूछा हमसे यदि किसी एक प्रेक्षण को जोड़कर औसत 15 आता है तो वह प्रेक्षण क्या होगा। अभी औसत हमारा आया 16, और अगर किसी प्रेक्षण को जोड़ने पर औसत को 15 लाना है
तो हमें उस आंकड़े या प्रेक्षण का मान बताना है। तो हम मान लेते हैं कि वह प्रेक्षण क्या है, x है। तो x को हमने जोड़ दिया है और बाकी जो प्रेक्षण हमें 7 प्रेक्षण दिए गए थे उनको भी जोड़ लिया है, लेकिन x को जोड़ने से प्रेक्षण बन गए 8, तो इसलिए हमने 8 से भाग दे दिया। और इन सभी प्रेक्षणों का x को जोड़ने के बाद नया औसत 15 आना चाहिए, तो 15 बराबर में लिख दिया है। तो सबको जोड़ने पर x धन 12 बराबर 15 बट्टे में 8 आ जाएगा। अब 8 का गुणा हम यहाँ 15 में कर देंगे औसत से, तो 15 अट्ठे 120 ये उस साइड आ गया। फिर x का मान निकालना है, इसलिए 112 का पक्षांतर कर देंगे हम, तो x बराबर 120 बटे 120 ऋण 12 यानी कि 8। तो ये था हमारे संपूर्ण अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के प्रश्नों का हल। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय 4 के हल के साथ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करते हैं इसी प्रकार के और भी नए वीडियोस लाने के लिए। तो हमारे इस परिवार को इसी प्रकार बढ़ाते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।